Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, how are you? Yes, hopefully you are enjoying good health at your homes and also studying as well. और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लास्ट हमने लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है. हमारा इस टर्म का लास्ट चैप्टर है जैसा कि, और कंप्लीट चैप्टर नहीं है. एंजियोस्पर्मिक जो फैमिलीज़ हैं उससे पहले हमने इसको कवर करना है. तो इसमें हमने जो फर्स्ट इसकी जो डिवीज़न है, प्लांट्स की दो मेन डिवीजन्स थी, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रिक्योफाइट्स. उसमें से हम जो फर्स्ट मेन डिवीज़न थी ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, ठीक है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया. फिर उसके बाद हमने उनकी जो सब डिवीजन्स हैं उसको डिस्कस किया. तीन मेन उनकी सब डिवीजन्स, हेपेटिकोसाइटा, ठीक है, और ब्रायोसाइटा और एंथोसिरोसाइटा, इनको कंप्लीट किया. अब हम इसकी जो मेन जो सेकंड सब डिवीज़न है ट्रिक्योफाइटा, ठीक है, उसको आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें इंशाल्लाह जो फर्स्ट इसकी सब डिवीज़न है उसको भी कवर करेंगे. ठीक है, तो ट्रिक्योफाइटा बेटा आपको पता है कि ये ट्रिकिया से है. ठीक है, द वर्ड इज राइट फ्रॉम ट्रिकिया. जैसे कि हम इंसानों के अंदर या एनिमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर, ठीक है, उनके अंदर एक रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है जिसको हम ट्रिकिया कहते हैं. ठीक है, ट्यूब है. सो इट्स जनरली मीन्स ट्यूब और वेसल. ट्रिकिया मीन्स अ वेसल और अ ट्यूब. और फाइटा या फाइटो आपको पता है, it always mean plants. ठीक है, anything, any terminology which is related to plants is called as phyta और phyto और phytology वगैरह वगैरह. ठीक है, प्लांट से रेलेवेंट जो भी टर्म होगी उसको हम फाइटा के अंदर कंसिडर या फाइटो के अंदर कंसिडर करेंगे. तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेसल्स मौजूद हैं. वेसल्स का मतलब यहाँ पर है ट्यूब्स, जो कि उनका बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन. दीज आर ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब्स. आपको पता है कि अब प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं. ठीक है, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ. हमने शुरू में बात की. ठीक है, जितने भी प्लांट्स सब के सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं. तो वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही है. इनके अंदर फूड प्रिपेयर होता है, कहाँ पर होता है? मेनली इन द लीव्स. ठीक है, और वहाँ से फिर पूरे प्लांट बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना है. नंबर 2, उसके अंदर उसको इस फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आपको पता है, उसके लिए उसको वाटर भी चाहिए. ठीक है, तो वाटर कहाँ से उसको मिलता है? फ्रॉम द रूट्स से वो एब्जॉर्ब करता है. तो ये सारी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, रूट्स से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके और उसको जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं वहाँ तक लेकर के जाना, इसके लिए वो ट्यूब्स की ज़रूरत है. वो ट्यूब्स इनके अंदर मौजूद हैं. तो हमने जनरली इसी तरह से मैंने तो बताया था कि ये इस चैप्टर का प्लान जो है वो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर रखा गया है कि हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि सिंपल से उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर. जैसे कि आपने लास्ट सब डिवीज़न में जो एंथोसिरोसाइटा था उसमें देखा, वो ब्रायोफाइटा के अंदर उनसे वो वेल डेवलप्ड थी. ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा मतलब कि वो मॉसिस से बेसिकली वहाँ से डिराइव किए गए थे वर्ड को. तो उनके अंदर दे वर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स. तो बेसिक डिवीजन कहाँ पे हुई थी इनकी? ऑन द बेसिस ऑफ वेसल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब्स, ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब्स. ठीक है, तो उनके अंदर फिर हमने पढ़ा था अगर उनके अंदर ट्यूब्स नहीं है तो फिर उनके अंदर क्या मैकेनिज्म था? ऑस्मोसिस था वाटर के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए डिफ्यूजन का प्रोसेस था. लेकिन ये थोड़े से वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं जो ट्रिक्योफाइट्स हैं, और दे आर फार मच बेटर दैन द ब्रायोफाइट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक दे पोजेस द वास्कुलर टिश्यू. और वैस्कुलर टिश्यू या इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं. कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना. और वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू आप पढ़ चुके हैं बेटा, आपने मैट्रिक में पढ़ा था
कि दो तरह के टिश्यूज़ थे, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड। और कंपाउंड टिश्यूज़ में आपने पढ़ा था दो तरह के कंपाउंड टिश्यूज़, एक जाइलम और एक फ्लोएम, एंड बोथ ऑफ देम आर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़, ठीक है। तो इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem is for the transportation of water and minerals, and while the phloem is responsible for the transportation of food. और ये मैंने आपको बताया वाटर और मिनरल्स कहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे, रूट से एब्जॉर्ब होंगे और पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट होंगे। इस तरह से फ्लोएम जो है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ से उन ऑर्गन से बाकी पूरे प्लांट को जो उनके नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग पार्ट्स होते हैं वहाँ तक उनको लेकर के जाने का अमल जो है वो फ्लोएम के ज़रिए होता है, ठीक है। तो ये सबसे मेजर जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ और दे पोजेस द वास्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू, दैट मीन्स दैट दे पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब जो ट्रैकियोफाइट्स हैं दे आर वेल अडेप्टेड टू द हार्श, टू द सडन चेंजेस, suddenly changing weather or the environmental conditions present within the land. हमने शुरू में हम बात की थी कि जो लैंड का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत रफ़ है। रफ़ का मैंने आपको मतलब बताया था, क्योंकि लैंड पे वो तो पानी में तो है नहीं, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो उनको पानी की कमी का सामना है, ठीक है। दे हैव टू फेस द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, और उसको ओवरकम कैसे करना है वो हर प्लांट ने फिर अपने अपने तरीके से उसको अडेप्ट किया, ठीक है। बेसिकली ये अडेप्टेशन किसने दी? अल्लाह ताला ने दी, ठीक है। तो ये लेकिन हमारे यहाँ इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है वो एवोल्यूशन का दिया गया है, ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा आफ्टर दिस लेक्चर्स, आफ्टर द कंप्लीशन, आई विल वेरीफाई यू एंड आई विल लेट माई शेयर माई नॉलेज टू यू कि ये इसमें कौन सी जो थ्योरी है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, आइदर के वो क्रिएशनिस्ट वाली या फिर नेचुरलिस्ट वाली, यानी कि एवोल्यूशनरिस्ट वाली। तो फ़िलहाल हम इसको सिर्फ अभी टॉपिक पे रहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। फिर जैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इस हवाले से, एवोल्यूशनरी कंसेप्ट के हवाले से, ठीक है। उसके अंदर क्या फ्लॉस हैं, क्या उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं और क्यों अब साइंटिस्ट उनको नहीं मानते। एनीवेज, सो दे आर एबल टू, द लैंड प्लांट्स, द ट्रैकियोफाइट्स are able to adapt the rough environment of land, ठीक है। यानी कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने खासियत रखी है कि जो उनसे ये रफ़ एनवायरनमेंट है लैंड का उसको ये अडॉप्ट कर सकें, उसको ये अख्तियार कर सकें और उसको कोप कर सकें। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी प्लांट के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज़म के लिए सक्सेसफुल होने के लिए, ख़ास तौर पर हम प्लांट्स से रेलेवेंट की बात कर रहे हैं, इसी पे स्पेसिफिक रहते हैं, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी। एक तो चूँकि लैंड है तो पानी, कि पानी को कैसे कंजर्व करना है, जिस प्लांट को अंदर पानी की कंजर्वेशन का सिस्टम बेटर आ गया वो कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। नंबर 2, जिसके रिप्रोडक्शन का जो अमल है वो सेव है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो वो भी इसमें जो है वो ज़्यादा अरसे तक सर्व है। तो ये दो चीज़ें जिसने अपनी इन्हांस की हैं, जिस ग्रुप ने जैसे जैसे इन्हांस की हैं, तो उनकी जो इस लैंड के ऊपर, खुश्की के ऊपर रहने की जो खासियत है या उसकी जो एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। और इसी वजह से आज हम देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द हम आज का देखते हैं तो हमें ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस पूरे ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ट्रैकियोफाइट्स, और ट्रैकियोफाइट्स में स्पेशली अगर बात करेंगे द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप इज़ द फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स। इंशाल्लाह लेटर वी आर मूविंग टुवर्ड्स देम, हम उसके ऊपर जाएंगे। सो दे आर द सक्सेसफुल ग्रुप, सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन जनरल, यानी जनरली किसकी बात करें हम? ट्रैकियोफाइट्स की, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली द फ्लावरिंग प्लांट्स
हैव डोमिनेटेड, यानी आपको बाहर देखेंगे तो ज़्यादातर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स नज़र आएंगे, और इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द एंजियोस्पर्म्स। इंशाल्लाह इसकी जो लास्ट जो सब डिवीज़न होगी टीरोसाइडा, उसके अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को, उसमें इसकी बाकी डिटेल्स आ जाएंगे। अभी जस्ट इतना आपको इतना तो ऑलरेडी आइडिया भी होगा, जस्ट इतना फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, द फ्लावर प्रोड्यूसिंग, और जिम्नोस्पर्म जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। बेसिकली बोथ ऑफ देम आर सीड प्रोड्यूसिंग, लेकिन उनमें बेसिक डिफरेंस है फ्लावर्स का, जो फ्लावर्स जो एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। सो दे पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, means xylem and phloem. They are able to adapt the rough and tough environment of the land, ठीक है। And number 3, this the successful group of the plants, tracheophytes are the successful group। तो ये सक्सेस कैसे होती है बेटा? कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया, उसमें 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, हाउ टू कंजर्व द वाटर, एंड नंबर 2 हाउ टू रिप्रोड्यूस। तो अगर ये 2 मैकेनिज़म्स इनके अंदर जितने ज़्यादा किसी भी डिवीज़न के अंदर या सब डिवीज़न के अंदर बेहतर होते चले जाएंगे, वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आखिर क्या वो स्पेसिफिक रीज़न्स क्या थी इनकी प्री डोमिनेंस की, मतलब कि जो ट्रेकियोफाइट्स क्यों ज़्यादा वो प्री डोमिनेट हुए। तो उसमें नंबर 1, दे पोजेस द वेस्कुलर टिश्यू। हम इसको इस हेडिंग में आप बना सकते हैं, reasons for predominance। किसकी predominance? of tracheophytes। So number 1, they have developed कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू बेटा आपको समझ आ गया ना? कंडक्टिंग टिश्यू मीन्स के जो वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, ठीक है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। अब सबसे खास बात जो इनके अंदर प्रीडोमिनेंस है, दैट इज, इससे पहले जो हमने डिवीजन पढ़ी आपने उसमें देखा, उसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं थे, ठीक है। तो इनके अंदर इन्होंने डेवलप किया है, ट्रेकियोफाइट ने, दे हैव डेवलप्ड ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। और ट्रू रूट्स और स्टेम और लीफ का मैंने आपको ऑलरेडी मैं इसकी डिस्क्रिमिनेशन बता चुका हूँ कि किस लीफ को या किस रूट को हम ट्रू कब कहते हैं, जब उनके अंदर ये कंडक्टिंग टिश्यू, जिस रूट के अंदर ये कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है, जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद है, उससे हम ट्रू रूट कहेंगे। जिसके अंदर, जिस स्टेम के अंदर ये कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है, उसको हम ट्रू स्टेम कहेंगे। जिस लीफ के अंदर ये जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, उसको हम ट्रू लीफ कहेंगे। इसके अलावा वो इनके अंदर ये कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, सो दे आर नॉट ट्रू लीव्स। तो इन ट्रेकियोफाइट्स के अंदर, जैसे कि अभी हम फर्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा आइडिया, तो उनके अंदर भी जो शुरू के इनके जो सब डिविजन्स हैं इसकी, तो जैसे कि हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे साइलोफाइटा, ठीक है, उनके अंदर ये ट्रू लीव्स नहीं हैं, उनके अंदर ये ट्रू रूट्स भी नहीं हैं, उनके अंदर दे जस्ट पोजेस द स्टेम, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर खासियत, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट। इनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं ट्रेकियोफाइट्स के अंदर, सब के अंदर नहीं, लेकिन जो प्रीडोमिनेटेड है ज़्यादातर हमें तो नज़र आता है फ्लावर, उनके अंदर वो फ्लावर्स भी हैं और इनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन भी होती है, जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो एक ज़रिया बनाया, सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, ठीक है, फ्रूट्स। दे have produced
pollen tube. For the safest and water independent transfer of male gametes to the female gametes. तो इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक खासियत रखी किस चीज़ की कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने डेवलप की है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का कंसेप्ट होगा वो जो मेल जो सेल होता है, जो मेल गैमीट होता है, इंशाल्लाह आगे चल के इसकी पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना। उसमें जो पोलन होता है, पोलन के अंदर 2 स्पर्म सेल्स होते हैं और एक ट्यूब सेल होता है। जो ट्यूब सेल जब जैसे ही उसके ऊपर फीमेल प्लांट के ऊपर उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर आकर गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि वो जो ट्यूब सेल होता है वो जर्मिनेट करता है और उससे एक ट्यूब बनती है। और जैसे वो ट्यूब जो पहुंचती है उसके ऊपर एग सेल के पास पहुंचती है, ठीक है, तो वो ट्यूब रप्चर हो जाती है और अब जो 2 स्पर्म्स होते हैं वो वहाँ से ट्रेवल करते हुए दे रीच टू द एग सेल, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर फर्टिलाइजेशन, यानी कि सेफेस्ट मेथड एंड वाटर इंडिपेंडेंट मेथड, ठीक है। इसमें वाटर की, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमने देखा दे वर डिपेंडेंट ऑन वाटर, ठीक है। अब वाटर नहीं है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ग्रो कर सकते थे, हमने बात की। तो उनमें भी सारे नहीं, उनमें जो लास्ट 2 थे और ख़ास तौर में जो ब्रायोसाइडा था वो वाटर के साथ साथ हमने कहा था कि दे आल्सो ग्रो फेयरली ऑन ड्राई लैंड, ठीक है, उसके ऊपर भी ग्रो कर सकते। तो उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने के लिए ब्रायोफाइट्स में वाटर की कंडीशन लाजमी थी। यहाँ पर इनके अंदर जो है वो वाटर की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो गई। किस वजह से ख़त्म हुई है? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। इसके अलावा दे have protected sporangia which leads to the that led to the evolution of seed. इंशाल्लाह ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, एवोल्यूशन ऑफ सीड के वाले से। इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे सीड जो है वो बना। तो इनके अंदर जो स्पोरेंशिया होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं विद इन द फीमेल ऑर्गन, ठीक है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड होते हैं, जिससे कि जो सीड की जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरिस्ट। एंड नंबर 6, they show alternation of generation. एंड मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहेंगे तो ये अल्टरनेशन कौन सी होगी? दैट इज हेट्रोमॉर्फिक, यानी कि 2 डिफरेंट जनरेशन्स बनती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। आइडिया हो गया होगा आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली शेप की बेस के ऊपर, उनकी फॉर्म्स की बेस के ऊपर वो डिफरेंट 2 जनरेशन्स बनती हैं जो कि आपस में अल्टरनेट करती हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। दीज आर द रीजंस फॉर द प्रीडोमिनेंस ऑफ द ट्रिक्योफाइट्स ऑन द लैंड, जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो ये आपको ये जनरल चीज़ें इंशाल्लाह आगे चल के जैसे जैसे हम इनके सब डिविजन्स को डिस्कस करते चले जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह उनके अंदर कवर होते चले जाएंगे। लेकिन ख़ास बात याद रखनी है, दिस इज़ द टर्म एंड कंडीशन दैट दे हैव डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू का होना ज़रूरी है। ऑन दैट बिहाफ दे आर कॉल्ड एज द ट्रैकियोफाइट्स। नेक्स्ट अब हम इनके देखते हैं सब डिविजन्स। तो बेटा जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि उसमें कितनी सब डिविजन्स मेजर देखी थी हमने? 3। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर 4 हैं, ठीक है। वी हैव गॉट 4 सब डिविजन्स
विद ट्रैक्योफाइट्स। आज हम एक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। द फर्स्ट वन, सो दे हैव 4 सब डिविजन्स। ब्रायोफाइट्स में बेटा कितनी थी, याद है आपको? नंबर 1 वर द हेपेटिकोसाइडा यानी कि लिवर वर्ड्स, नंबर 2 द ब्रायोसाइडा यानी को मस्काई या हमने मोसिस कहा था, एंड नंबर 3 वर द एंथोसिरोसाइडा, ठीक है, जिनको हमने हॉर्न वर्ड्स कहा था। तो उनके अंदर 3 मेजर सब डिविजन्स थी, जबकि ट्रैक्योफाइट्स के अंदर 4 मेजर सब डिविजन्स हैं। नंबर 1 साइलोप्सिडा या साइलोसाइडा या इसको साइलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 आर द लाइकोसाइडा या लाइकोप्सिडा, जो भी आप कहें, जो भी एक्सेंट है, दोनों ही करेक्ट हैं। नंबर 3 आर द स्फीनोसाइडा एंड नंबर 4 आर द टिरोसाइडा। तो ये 4 मेजर बेटा सब डिविजन्स हैं। इंशाल्लाह टर्न बाय टर्न हम इनको डिस्कस करेंगे, और इनकी भी जो अरेंजमेंट की गई है हमारे बुक के अंदर वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ की गई है, ठीक है। तो ये चारों जो सब डिविजन्स हैं, ये इससे पीछे जो हमने 3 जो सब डिविजन्स पढ़ी थी ब्रायोफाइटा की, उनसे उनमें सबसे बेहतर हैं, ठीक है। पिछली तीनों से ये सारी बेहतर हैं। तो उनमें सबसे पहले आज हमने जो स्टडी करनी है दैट इज़ साइलोसाइडा या साइलोफाइटा, ठीक है। इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सब डिवीजन साइलोप्सिडा या इसको कहते हैं साइलोफाइटा। और इनका एक कॉमन नेम भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज विस्क फर्न्स। ये फर्न्स की तरह के दिखते हैं लेकिन फर्न्स हैं नहीं, तो इसकी बेस के ऊपर इनको विस्क फर्न्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा थोड़ी सी आपको एक और बात बताता चलूँ। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था, उसमें जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट होती थी, वो कंस्पिकुअस थी, वो इंडिपेंडेंट थी, और वो जो स्पोरोफाइट थी वो उसमें लेस कंस्पिकुअस थी और अटैच्ड थी किसके साथ, गैमेटोफाइट के साथ। और किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। लास्ट जो सब डिवीज़न थी एंथोसिरोसाइडा या हॉर्नवर्ड्स, उसमें आकर वो उन्होंने कुछ बेहतर डेवलपमेंट हो चुकी थी, लेकिन हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन जो ट्रैक्योफाइटा इसमें रिवर्स है। रिवर्स मीन्स इसमें जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी, प्लांट बॉडी यहाँ पर स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट थी, यानी कि जो सामने देखते हैं, अब जब किसी ब्रायोफाइट को देखते हैं तो उसकी बॉडी नज़र आती है, वो क्या थी? गैमेटोफाइट। जबकि यहाँ पर ट्रैक्योफाइटा के अंदर जो हम प्लांट देखते हैं तो उसमें हमें जो नज़र आती है दैट इज़ बेसिकली स्पोरोफाइट, ठीक है। और इसमें जो गैमेटोफाइट है वो छोटी है, ठीक है, वो लेस कंस्पिकुअस है, ठीक है। तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है, ये सबसे मेन चीज़। सो द मेन plant body is that is gametophyte, sporophyte. Sporophyte means के जो स्पोर प्रोड्यूसिंग, जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं वो बनेंगे, वो वाली जनरेशन इनके अंदर डोमिनेट होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, ठीक है, स्पोरोफाइटा का। और जो साइलोसाइडा के हवाले से एक और बात आपने याद रखनी है, दीज आर द अर्लीस्ट ग्रुप एंड सिंपलेस्ट ग्रुप
ऑफ ट्रेकियोफाइट्स। इसी के साथ आपने याद रखना है जो मैंने आपको बताया था, सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप ब्रायोफाइट्स में कौन सा था बेटा, याद है आपको, दैट वर द हेपेटोकोसाइडा। ये लिवर वर्ड्स थे वो सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स थे, और सबसे सिंपलेस्ट ट्रेकियोफाइट्स हैं दे आर द साइलोप्सिडा या साइलोफाइट्स या साइलोफाइटा या विस्क फर्न्स इनको कहा जाता है। तो ये अर्लीस्ट ग्रुप है, शुरू में ये जो लैंड के ऊपर आए जिनने कंडक्टिंग टिश्यू अपने अंदर डेवलप किया, दे वर द साइलोसाइडा और साइलोफाइटा और साइलोप्सिडा और विस्क फर्न्स। क्लियर हो गया। अब हम इसकी देखते हैं, इसकी सबसे पहले जो मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। तो हम स्पोरोफाइट को ही देखेंगे अभी पहले। तो बेटा स्पोरोफाइट जो है इट इज रूटलेस एंड फ्लावरलेस। ना इसके अंदर रूट्स हैं ना इसके अंदर फ्लावर्स हैं, ठीक है, एंड लीफलेस, ना इसके अंदर ट्रू लीव्स हैं अभी तक, ठीक है, लेकिन कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है। अगर एक ही चीज़ इसके अंदर अभी तक वेल डेवलप्ड है, दैट इज दिस स्टेम, ठीक है। दे हैव वेल डेवलप्ड स्टेम। तो इनके अंदर अभी तक ना तो सही रूट्स बनी है प्रॉपर, और ना ही लीव्स बने हैं, और ना ही इनके अंदर फ्लावर्स हैं। एक ही चीज़ अभी तक इनके अंदर सही बनी है अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ द स्टेम। इनके स्टेम इनके अंदर अभी वेल डेवलप्ड है। अब जो इसकी बेटा स्टेम है, स्टेम इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। इसके स्टेम के दो हिस्से हैं। नंबर वन दैट इज अंडरग्राउंड, एक ज़मीन के नीचे भी इसका स्टेम का हिस्सा है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज राइजोम, ठीक है। और एक इसका है अबव द ग्राउंड, अबव ग्राउंड पार्ट, या उसको हम कहते हैं एरियल पार्ट, दैट इज टर्म्ड एज एरियल पार्ट, ठीक है, एरियल। तो स्टेम ज़मीन से ऊपर भी है और ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। जो ज़मीन के नीचे है जो अंडरग्राउंड है, जो सब टेरेनियन है, सब टेरेनियन मीन्स जो ज़मीन के नीचे, वो उसको हम राइजोम कहते हैं। और जो ग्राउंड से ऊपर है हिस्सा वाला हिस्सा है, उसको हम सिंपली एरियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम, ये दोनों ही both of them are dichotomously branched. Both of them are dichotomously branched, ठीक है। डायकोटोमस, ये अगेन यहाँ पर जो है वो वर्ड आके आपको बताया था डायकोटोमस ब्रांचिंग क्या होती है, यानी कि एक मेन एक्सिस से दो इक्वल लेंथ की ब्रांचेस निकलें, ऐसी ब्रांच को डायकोटोमस कहा जाता है। तो इसकी जो स्टेम है वो भी डायकोटोमस है, और इसके जो एरियल पार्ट है वो भी डायकोटोमस, और जो राइजोम है वो भी डायकोटोमस है। तो अब इसमें पहले हम देखते हैं इसकी राइजोम को। मैं यहाँ पर डायग्राम भी बनाता हूँ ताकि आपको साथ साथ क्लैरिफाई होता चला जाए। ये एक स्टेम है इनके अंदर, ठीक है। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ और सॉइल, उसके नीचे ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, दैट इज इट्स राइजोम, और ये इसकी स्टेम,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और यहाँ पर इनके अंदर क्या मौजूद है, दे हैव गॉट, ये रेड कलर का जो शो कर रहा हूँ, दिस इज द वास्कुलर टिश्यू, जो कि मेन स्टेम के अंदर ये रन कर रहा है इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। तो ये इस तरह से बेटा इनकी प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, आपने ज़हन में रखना इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा, दिस इज एरियल पार्ट, ठीक है, और ये इसकी है राइजोम। अब जो राइजोम है, द राइजोम बियर्स स्मॉल रूट लाइक, दे आर रूट लाइक राइजाइड्स, दे आर स्मॉल रूट लाइक राइजाइड्स। राइजोम के नीचे यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से रूट की ही तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन रूट्स नहीं हैं इनके, ठीक है, हमने बात की दे आर रूटलेस। तो ये बेसिकली दे आर कॉल्ड एज, these are the rhizoids, and both of them का मतलब यहां पर राइजोम और राइजाइड दोनों ही दे फंक्शन एज अ रूट, ठीक है, दे फंक्शन एज अ रूट, फंक्शन इनका रूट वाला है, ठीक है। ये राइजो का मतलब ही होता है रूट लाइक, ये राइजो का मतलब होता है रूट लाइक, और ओम एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजो का मतलब है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, राइजो एंड ओम, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो रूट की तरह का ही फंक्शन है। तो रूट का क्या फंक्शन था बच्चे, इसके दो फंक्शंस, नंबर वन एंकरेज मतलब कि ज़मीन के साथ उसको चिपटा के रखना, उसको जो है वो होल्ड करके रखना, ठीक है, जैसे कि रूट्स का काम होता है। नंबर टू एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। तो ये तो था बेटा इनका राइजोम वाला हिस्सा। अब हम बात करेंगे इसकी ये एरियल पार्ट की। अब जो एरियल पार्ट है, इट इज ग्रीन एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है, एंड इट ऑल्सो पोजेस सम स्मॉल वेनलेस आउटग्रोथ्स। वेनलेस, बल्कि यहाँ पर इसके साथ एक और वर्ड लगा लेते हैं, वेनलेस एंड स्केल लाइक आउटग्रोथ्स, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये इनके साथ यहाँ पर छोटे छोटे से आउटग्रोथ्स हैं जो कि लीफ की तरह के दिखते हैं, लेकिन ये लीव्स नहीं हैं। ये देख रहे हैं, ये दीज आर द आउटग्रोथ्स, वेनलेस आउटग्रोथ्स। क्योंकि ये पत्तों की तरह चौड़े नहीं हैं, ठीक है, ब्रॉड नहीं है, तो ये स्केल्स की तरह है, ठीक है, छोटे छोटे स्केल्स की तरह के होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दे आर डिवॉइड ऑफ द कंडक्टिव टिश्यू। ये जिनसे आउट ग्रोथ्स हैं बच्चे, ये देख सकते हैं इनके अंदर ये रेड कलर मैंने इसलिए शो किया था। रेड कलर किसको शो कर रहा है? इट इज़ बेसिकली जाइलम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये इनके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वेन का, वेन आमतौर पर हमारे अंदर आपने पढ़ा हुआ एनिमल्स के अंदर जो हमारी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट,
टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल्स लेकर आती हैं ब्लड को, उनको वेन्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इनका मतलब वो नहीं है, यहाँ पर वेन का मतलब है ये कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू इनके अंदर चूंकि नहीं है तो इसलिए इनको वेनलेस कहा जाता है। किन के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है? इन आउटग्रोथ्स के अंदर जो स्केल लाइक हैं, ठीक है, पत्तों की तरह है, ठीक है। और इसके अलावा इसका ये देखेंगे हम कि दे आल्सो हैव, इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर दे आल्सो हैव स्पोरेंजिया। इनके स्टेम के ऊपर यानी जो एरियल पार्ट है इसके ऊपर स्पोरेंजिया भी मौजूद होती हैं। अब ये स्पोरेंजिया किस तरह से बचे इनके अंदर? दो अरेंजमेंट्स हैं। एक तो दे आर एट द टिप्स of long or short branches or at the lateral sides of stem. अब इसका क्या मतलब है? सपोज आई एम शोइंग दिस बाय, ये स्पोरेंजिया किस तरह शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टिप्स के एंड पे मौजूद हैं इस तरह से, जो शॉर्ट या लॉन्ग जो ब्रांचेस हैं उसके एंड्स पे ये मौजूद है स्पोरेंजिया। या फिर दूसरी क्या है? एट द लेटरल साइड। लेटरल साइड मतलब कि स्टेम के ही साइड से निकल रही हैं, या तो ब्रांचेस के साइड्स पे या ये स्टेम की साइड से। इसे कहते हैं लेटरल साइड से इमर्ज होना, और ये होते हैं एट द टिप्स ऑफ, दिस आर स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया क्या करेंगे? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और जो स्पोर्स जो हैं दे विल फॉर्म द नेक्स्ट, आगे जिनसे गैमेटोफाइट जिनकी वो बनेगी। तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एक स्ट्रक्चर मैं आपको बेटा बताता हूँ, इसको पल्ले बांध ले, ये आगे सारी ज़िंदगी काम आएगा। अब जब भी एक स्टेम को कट करके देखिए, ट्रेकियोफाइट्स की स्टेम को जब कट करके ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन, सपोज ये स्टेम है, इसको मैंने यहाँ से काटा और इसको सामने से आपको दिखा रहा हूँ, ये किस तरह से नज़र आएगी। इसके अंदर लेयरिंग होती है, याद रखेंगे हमेशा बेटा, ये आपको काम आएगा। सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जब ये ट्रांसफर सेक्शन में जो हमें नज़र आती है, दैट इज़ बेसिकली ये वाली एपिडर्मिस, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे एक ब्रॉड लेयर होती है सेल्स की, ब्रॉड लेयर ये वाली, ये सारी, दिस इज़ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे एक थिन लेयर होती है, इसे कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे एक थिन लेयर और होती है, उसे कहते हैं पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के अंदर यहाँ पर यह मौजूद है, बेसिकली दिस इज फ्लोएम। और सबसे इसके अंदर ये जो चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज जाइलम। और ये बिल्कुल सेंटर में ये जो सा ये जिसको मैंने ब्लू मार्क किया, दिस इज कॉल्ड एज पिथ। ये सेंट्रल हमेशा इनके अंदर पिथ होती है। जितने भी ट्रेकियोफाइट्स हैं उनको अगर आप ऐसे क्रॉस सेक्शन, ये बेसिकली इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर और इनके इसको मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ये वो सॉफ्ट सा ये टिश्यू होता है इनके अंदर आमतौर पर। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है, इसके अंदर ये पिथ नहीं है, दिस पिथ इज एब्सेंट। ये पिथ इनके अंदर मौजूद नहीं। किसके अंदर मौजूद नहीं है? इस सब डिवीजन के अंदर ये पिथ मौजूद नहीं है। तो अगर ये पिथ नहीं है तो इसका मतलब अब सेंटर में फिर क्या आ गया? पिथ नहीं है तो सेंटर में क्या आ जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू अब उसके सेंटर में आ गया। और ये जो सो इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल विदाउट पिथ
तो ये देखें अगर पिथ नहीं है तो सेंटर में फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, द कंडक्टिंग टिश्यू एट द सेंटर एंड इट इज नैरो, और आमतौर पर ये नैरो होता है, इतना ब्रॉड नहीं होता, क्योंकि ये इनिशियली ट्रेकोफाइट्स हैं, बहुत ही बारीक बारीक इसी तरह के होंगे, और इनके अंदर सेंट्रल जो ये ट्यूब होगी यानी कि जो जाइलम एंड फ्लोएम ये बहुत ही नैरो होगी। ठीक है, तो ये इसका बहुत सादा सा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। और लास्ट में एक छोटा सा इसका पॉइंट हम इसके बात करेंगे गैमेटोफाइट के वाले से। तो ये चूंकि इसके अंदर प्रीडोमिनेंट था ये सारा कुछ, दैट वाज इट्स स्पोरोफाइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट बेटा इसकी एक तो हम याद रखेंगे कि ये इट इज़ लेस कंस्पिकुअस, मतलब कि बहुत कम नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? बिकॉज इट इज़ अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड होती है एंड इट इज़ कलरलेस। चूँकि अंडरग्राउंड है तो वहाँ पर पिगमेंट का जो है वो कोई ताल्लुक वहाँ पर नहीं होता है, एंड यूजुअली इट इज़ थैलाइड। और थैलाइड का आपको पता है बेटा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जाइलम फ्लोएम उसके अंदर सही तरह से डिस्क्रिमिनेशन आपकी ना हो सके, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते थे थैलाइड। ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट। तो फिर ये अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके अंदर ये मौजूद नहीं है, ये अंडरग्राउंड है, कलरलेस है, कोई इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं है, तो फिर ये कैसे अपनी खुराक हासिल करती है? द सेल्स ऑफ द गैमेटोफाइट शो दे हैव अ फंगस। ठीक है, अब फंगस क्या करती है? विच प्रोवाइड्स फूड किसको? टू गैमेटोफाइट, एंड इन रिटर्न गेट्स प्रोटेक्शन। यानी कि जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट यानी इसकी जो सी साइलोफाइटा की, वो इसको प्रोटेक्शन दे रही है, और जो फंगस है वो इसको फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से ज़िंदा रहती है, और फिर गैमेटोफाइट से आगे वो सारी स्पोरोफाइट बनेगी। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना। तो ये जो सा आपने रिलेशनशिप आपको याद आ गया होगा, हमने पढ़ा था, फंगस है और किसके साथ रिलेशनशिप में है? विद द प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते थे दिस इज माइकोराइजल रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज माइकोराइजल रिलेशनशिप। और लास्ट में बेटा हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब इसमें इस जो सब डिवीजन है, इसमें अक्सर जो प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लाइक इसके अंदर जो एक्सटिंक्ट इसके अंदर जो स्पीशीज़ हैं, इसमें राइनिया है, हॉर्नियोफाइटन है, साइलोफाइटन है, एंड कॉक्सोनिया। ठीक है, ये चारों स्पीशीज इसके अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और लिविंग सिर्फ 2 ही हैं। लिविंग स्पीशीज इसमें 2 ही हैं। एक है साइलोटम और दूसरी है मैसीपेट्रिस। ये जो उनसा लास्ट वाला जो हमने पॉइंट बेटा इसके एग्जांपल्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द MCQs एज वेल एज शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एक्सटिंक्ट एंड लिविंग स्पीशीज ऑफ साइलोसाइडा।
और ये एग्जांपल्स में भी उसमें एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से ऑप्शन थे कि इसमें कौन सी लिविंग है और कौन सी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सब डिवीजन. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.